आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को होली त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना के दोबारा फैलाव के पेश नज़र हम सबको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और समाजी फासले की बरकरारी, मास्क पहनना भी जरूरी है। उन्होंने त्योहारों के मौके पर सड़कों पर हुजूम की शक्ल में ना घूमने और घरों में पुरअमन तरीके से तकरीबात मनाने की अपील की। कोरोना के फैलाव के इस संगीन सूरत हाल में बाजारों में हुजूम की वजह से कोरोना के फैलाव में मजीद इजाफा होने का खतरा है। सीएम केसीआर ने कोविड कवानीन पर अमल करते हुए वायरस का मुकाबला करने में अपना किरदार अदा करने की भी आवाम से अपील की है। वजीर एंडोनमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में कोरोना वबा में इजाफा और यादाद्री में 36 अफराद में से यादाद्री के 5 पुजारी कोरोना से मुतासिर होने के बाद महकमे एंडोनमेंट ने इस बात का फैसला किया है कि यादाद्री मंदिर और भद्राद्री मंदिर को अवाम के दर्शन के लिए चंद रोज तक बंद किया गया। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि जिले खम्मम में नए बस स्टैंड की तामीर मुकम्मल हो गई है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये रियासत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को बेहतर सहूलियात और आमद-रफ्त में आसानी फराहम करने के मकसद से बस स्टैंड को तामीर किया गया है। वजीर पी अजय कुमार ने एक खानगी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद इस बस स्टैंड को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए 25 करोड़ रुपये से तामीर किया गया है। बस स्टैंड को तमाम इलाकों के लिए एक मरकज के तौर पर कायम किया गया है। यहाँ रोजाना 1500 के करीब बसें आती हैं, लिहाजा मुसाफिरीन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इसको तैयार किया गया है। टीआरएस रुकन असम्बली बालका सुमन ने नागार्जुना सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत दलितों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है और इस स्कीम के तहत दलित तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपये फराहम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी पर तनकीद करते हुए इस बात का सवाल किया कि उन्होंने 6 मरतबा नागार्जुना सागर असम्बली हलके से कामयाबी हासिल करने के बावजूद क्यों इस हलके की तरक्की के लिए काम नहीं किए, जबकि अनजहानी रुकन असम्बली एन नरसिम्हा राव ने 2 साल से कम अरसे में इस हलके की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी को मुस्तरद करते हुए टीआरएस को इस हलके से दोबारा कामयाबी से हमकिनार करें। చెప్పాలంటే నా స్థాయి కాదు, నీ స్థాయి ఏంది స్థాయి నాకు అర్థం కాదు. నేను 30 ఏళ్ళకి పార్లమెంట్ సభ్యున్నైనా కరెక్టే. నువ్వు అన్నది నిన్న జానారెడ్డి గారు పెద్దలు వారు అన్నది కరెక్టే. సర్పంచులు కానోళ్ళు కూడా టీఆర్ఎస్ చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు అయినారు. ఎమ్మెల్యేలే కాదు సార్, ఎంపీలను కూడా అయినా. నేను 30 ఏళ్ళకి ఎంపీ అయినా. ప్రజలు ఆశీర్వదించారు మమ్మల్ని. తెలంగాణ ఉద్యమంలో జైళ్లకు పోయి కేసుల పాలై ఇబ్బందుల పాలై దెబ్బలు తినక ఎంతో కష్టం చేసి ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారికి అండగా నిలబడి ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసినాం కాబట్టి సర్పంచులు కానీ మమ్మల్ని పార్లమెంట్కి పంపించారు ప్రజలు గుండెలకు హత్తుకొని. అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే. కాబట్టి వీళ్ళ నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, మీరు సమాధానాలు చెప్పాలి. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చాలా సంవత్సరాల పాటు మీరు మంత్రిగా ఉన్నారు. ఇదే నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గం నుంచి 7 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా 4 సార్లు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చేంత వరకు ఈ నల్లగొండ జిల్లాలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఎందుకు మీరు తీర్చలేకపోయారు? జానారెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పండి. మీరు గ్రామీణ త్రాగునీటి సరఫరా శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేస్తున్నారు, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ మినిస్టర్గా పనిచేస్తున్నారు మీరు. ఇదే నల్లగొండ జిల్లాలో త్రాగునీటి సమస్య, ఫ్లోరైడ్ బాధలు ఎందుకు పోగొట్టలేరు మీరు? మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఫ్లోరైడ్ బాధను మాయం చేసింది నిజం కదా? ఈ 6 సంవత్సరాల కాలంలో మిషన్ భగీరథ పెట్టి మునుగోడు, దేవరకొండ నియోజకవర్గాల్లో ఫ్లోరైడ్ సమస్యను పోగొట్టింది వాస్తవం కదా? ఇది మేము చెప్పడం కాదు కదా. साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये टीआरएस में दोबारा कभी शामिल नहीं होंगे,
क्योंकि टीआरएस में वजीर आला के चंद्रशेखर राव मनमानी फैसले लेते हुए हैं और बादशाहों की तरह हुकूमत करते हैं। इसकी मिसाल पेश करते हुए उन्होंने बताया कि कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट में ना तो किसी माहिरीन से और ना ही इंजीनियर से मशवरा लिया गया। उन्होंने बताया कि उनको बीजेपी में शामिल करने के सिलसिले में ना सिर्फ बंडी संजय बल्कि कई मरकजी वुज़रा और रियासती कायदीन इनसे राबते में हैं। और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी रियासत में मुस्तकम ना होने के अहम वजह इसमें पाई जाने वाली ग्रुप बंदियां हैं। మీతో జాయిన్ అవుతుంది అయితే రంగారెడ్డి జిల్లాలో వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులందరూ షర్మిలాతో పనిచేస్తున్నారు. అయితే అది విభేదాలు ఇవన్నీ కూడా కాంట్రడిక్షన్స్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్ కొంతమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండొచ్చు నమ్ముతారు కానీ పొలిటికల్ ఫాలోయింగ్ నమ్మదు. ఏమండి ఎవరు చేసినా ఒక కొత్త పార్టీ పెడితే ఎంతమంది చేస్తే అంత మంచిగా మోర్ ద మెరియర్ అంటారు. రిజెక్ట్ చేయలేదండి, ఇద్దరిని కూడా రిజెక్ట్ చేయలేదు, ఇద్దరిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే. కానీ కరెక్ట్ ఇద్దరు ఓట్స్ కలిపితే టీఆర్ఎస్ ఎక్కడనో 5th పొజిషన్లో ఉంటుంది. మీ సమాధానం చాలా మంచిది. ఆ ప్రశ్న నాకు కూడా ఉన్నది. అది సాధ్యమవుతుందా కాదా నాకు కూడా తెలియదు. అందుకే నేను 3 నెలల టైం తీసుకున్నా. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఐడియాలజీ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి ఒక ఆశయాలు ఉంటాయి. ఒక ఆస్పిరైనే సీఎం అయితే అని ఒకరు అంటుంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఇది సాధ్యమవుతుందా కాదా ఇది పెద్ద ప్రశ్న. ఇది దీని సమాధానం నాకు కూడా తెలియదు. అందుకే ఒక్కరోజు లేయలేను. కనీసం నాకు 3 నెలలు కావాలి. అవుతుండొచ్చు. కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి అన్ని విషయాల్లో క్లారిటీగా ఉండే కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి పొలిటికల్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టు అనిపించింది కదా. ఏం కన్ఫ్యూజన్ కాంగ్రెస్ లో లేదు. ఇంతకంటే ఎక్కువ క్లారిటీ నాకు ఏం తెలియదు అని చెప్పే దాంట్లో క్లారిటీ ఏమో కరెక్ట్. నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది, ఎవరు కూడా ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు, ఇటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఇది క్లారిటీ మీకు కూడా లేదు, నాకు ఎవ్వరికి కూడా లేదు. తెలంగాణలో క్లారిటీ ఒక్క కేసీఆర్ గారికి ఉన్న క్లారిటీ ఏంటంటే अपोजिशन स्प्लिट అయితే నేను మళ్ళీ గెలుస్తా. साबिक रुकन असम्बली बीजेपी एनवीएस प्रभाकर पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायद जाना रेड्डी की जानिब से बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत करते हुए उन्होंने दावा किया कि मरकजी हुकूमत की नई ज़राई पॉलिसी किसानों के मफाद में है, जिससे मुल्क और रियासत के किसान मुतमईन हैं। लेकिन कांग्रेस और टीआरएस सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत की ज़राई पॉलिसी को लेकर किसानों को उकसाने और गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास पर तबसरा करते हुए बताया कि इस बजट इजलास में अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश में वक्त ज़ाय किया गया। मीटिंग में जाना रेड्डी साहब नॉमिनेशन डाल के घर में बैठ के गांधी भवन में बैठ के चुनाव जीत तुम बोल के बोल रहे, और टीआरएस को भी नॉमिनेशन डाल के तेलंगाना भवन में रहना बोल के बोल रहे उन्होंने। और टीआरएस भी चाहती है कि ये नागार्जुन सागर में जाना रेड्डी साहब ही जीतना, क्योंकि परसों हुए 2 एमएलसी चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार को हवा में छोड़ के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह टीआरएस को मदद दिया है बीजेपी को रोकने के वास्ते, और स्वयं कांग्रेस के उम्मीदवार भी ये बात पब्लिक में बताए सो है। आजकल राजनीति में कांग्रेस टीआरएस दो एक ही तरह में चल रहा है, मिलके चल रहा है, अंदर बार कर लेते हुए चल रहा है। यूँ क्यों ऐसा गंदा राजनीति करना है? अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस, टीआरएस, एमआईएम, कम्युनिस्ट मिलके एक दल बन के बीजेपी किसान मोर्चा के रियासती सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम को रियासत में नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। श्रीधर रेड्डी ने कहा कि मोदी की क़ियादत में किसानों की फलाह व बहबूद को नज़र में रखते हुए
स्कीम का आगाज किया गया था, ताहम तेलंगाना हुकूमत स्कीम की अमलावरी में कोताही कर रही है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। పూర్వకంగా నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉన్నది. గత 2 సంవత్సరాలుగా 477 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వంతు చెల్లించాల్సినటువంటి ప్రీమియంను చెల్లించని కారణంగా ఈరోజు రైతులకు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లు కావడం లేదు. దీన్ని బీజేపీ నిరసిస్తున్నది. వెంటనే 477 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వంతుగా చెల్లించవలసినటువంటి బకాయిని చెల్లించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఫసల్ బీమా యోజనను కొనసాగించేటువంటి ఆసక్తి లేనట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది. దీన్ని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నది. అంతేకాకుండా ఈరోజు ధాన్యం మరి కోతలు ప్రారంభమైనటువంటి నేపథ్యంలో వరి మరి కల్లాల నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు అయితే ఉన్నాయో వెంటనే వాటికి అప్రమత్తం కావాలని, ప్రారంభం చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఇది లేకపోతే రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి మద్దతు ధర 1888 రూపాయలకు 500 కలిపి బోనస్గా ఇవ్వాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ప్రధానంగా మరి వ్యవసాయంగా మేము చాలా ముందున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారు డబ్బాలు కొట్టుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో గత 6.5 సంవత్సరాల్లో 5,000 పైగా రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని చూడాలి. అందులో 4,200 మంది కౌలు రైతులే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి రైతు వ్యతిరేక విధానాల కారణంగానే తెలంగాణలో మొత్తం కూడా వ్యవసాయం సంక్షోభంలో ఉంది. దీన్ని అధిగమించడం रियासती इलेक्शन कमीशन ने जिले विकाराबाद के तांडूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन टी स्वप्ना के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। टी स्वप्ना पर इस माह की 14 को मुनक्किद हुए एमएलसी इंतखाबात में हक रायदही में उनका नाम नहीं होने के बावजूद चोर वोट देने के इल्जामात आयद हैं। रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर शशांक गोयल ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिखकर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। कांग्रेस एमएलसी चिन्ना रेड्डी ने इलेक्शन कमिश्नर के पास तांडूर म्यूनसिपल फ्लोर लीडर के शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ओहदेदारों ने टी स्वप्ना के चोर वोट को हकीकी करार दिया। उर्दू जबान के खात्मे के बुनियादी वजह मोहल्ले की मसाजिद से सबाहिया मदरसों के निज़ाम की बर्खास्तगी का अहम रोल है। शुरू से ही उर्दू तालीम स्कूल से ज़्यादा मोहल्ले के तालीमी नज़्म से मरबूत थी। आज उर्दू ज़बान के खात्मे में हुकूमत से ज़्यादा वालिदैन और सरपरस्तों का दखल है, मगर हमको मायूसी के बजाय लाहे अमल की तरतीब के ज़रिए उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना है। डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस ने INN से ख़ास बात करते हुए ये बात बताई। ज़बान पढ़ने की बात करनी चाहिए। अब रही बात कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं है, उर्दू एक तमद्दुन है, उर्दू एक कल्चर है, उर्दू एक तहज़ीब की अलामत है। ये तहज़ीब की अलामत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमतों पर या फिर तने तनहा उर्दू अकेडमी पर आयद नहीं होती, बल्कि अपनी मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी एक ख़ानदान पर होती है, बहैसियत मजमूई माशरे पर होती है, बहैसियत मजमूई उस इलाक़े के उस महज़िब माशरे के दानिशरान पर होती है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ उसकी तदरीज कैसे की जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद तेलंगाना में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम में, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आदाद शुमार इसके ख़िलाफ़ होते तो मैं समझता हूँ कि तेलुगु मीडियम में भी बहुत ज़्यादा असातिज़ा की कमी हो रही है, बच्चों की भी कमी हो रही है। ख़ुद हुकूमत जो है इंग्लिश मीडियम को प्रमोट कर रही है। ये और बात है कि नई तालीमी पॉलिसी ने मादरी ज़बान की तालीम और उसकी तदरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इसको किस तरह से आगे परवान चढ़ाते हैं। उर्दू को अगर आप बहैसियत मीडियम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ज़बान दुअम की हैसियत से तो पढ़ सकते हैं, ज़बान सुवम की हैसियत से तो पढ़ सकते हैं, ज़बान चहरम की हैसियत से तो पढ़ सकते हैं। या फिर एक आदमी को अगर पूरी दुनिया में ग्लोबली सिटीज़न बनना है तो 3-4 ज़बानें तो उसको आनी चाहिए। अंग्रेज़ी आनी चाहिए, इलाक़ाई ज़बान आनी चाहिए, कौमी ज़बान आनी चाहिए, उसको अपनी मादरी ज़बान आनी चाहिए। अगर 3-4 ज़बानों में वो महारत हासिल नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि ग्लोबली उसका करियर बहुत ही ज़्यादा मजहूल होगा, कमज़ोर होगा। उसके लिए हमको एक बहुत ज़्यादा लंबी कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होने के इम्कानात हैं। इसकी असल वजह
पहली लहर के बाद आवाम की जानिब से कोविड-19 के उसूलों को नज़रअंदाज करना और कसीर अवामी इज्तिमात में शिरकत, आवाम खास कर गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद बहुत ज़्यादा एहतियात और ग़िज़ाओं में परहेज़ के ज़रिए महफूज रह सकते हैं। INN से ख़ास बात करते हुए केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शोएब अहमद खान ने ये बात बताई। ये पहले के वैसे सिंपल नहीं है, दे आर मोर सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेथलेसनेस, बहुत ज़्यादा दम चढ़ रहा है लोगों को, और बिलखुसूस सेकेंड वेव में ये देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे ऑर्गन्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जा रहे हैं। अनलाइक प्रीवियस की एसिम्प्टोमेटिक थे, घर पे थे, ठीक हो गए, सेकेंड वेव में ये देखने को मिल रहा है कि कोविड वायरस से दूसरे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बिलखुसूस किडनीज। और किडनी का जो फंक्शन अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह रखा कि उन्हें पूरे डे में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करता, तो जो भी वायरस ब्लड में फिर रहा वो लाजमन किडनी में कॉन्सेंट्रेट होता एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू किडनी डैमेज। और किडनी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी यूज़ करता, और कोविड जो लंग में इफेक्ट करता उसके वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में फॉल होता एंड बराबर से ऑक्सीजन की सप्लाई किडनीज तक नहीं हो पाती। इवेंचुअली अगेन किडनीज वीक होते, और ये सब चीज़ों की वजह से क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, यूरिन का कम आना, प्रोटीन लीक होना यूरिन में, चेहरे पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, ये कॉमन है। तो बिलखुसूस जो पेशेंट्स जैसा हम बात कर रहे हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, दे आर मोर एट रिस्क। कोरोना वायरस आने का मेजर रीज़न ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी लो है, बॉडी की इम्यूनिटी। बच्चों के अमराज की माहिर पेडियाट्रिशियन कंसल्टेंट मुस्लिम मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर आफरीन खान ने छोटे बच्चों को कोविड की दूसरी वबा से महफूज रखने का मशवरा देते हुए कहा कि छोटे बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की फ़रोग़ के लिए माँ को चंद एहतियाती तदाबीर के साथ बच्चों को महफूज रखना चाहिए। बीमारी शुरू हुई थी, स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए थे, तो परसेंट उधर ही नंबर कम हो गया क्योंकि ज़्यादा स्प्रेड होने नहीं दिए थे। लॉकडाउन से इम्पोज हो गए थे, सब हो गए, तो बच्चे काफ़ी इफेक्ट नहीं हुए थे ये बीमारी में। और दूसरा इनेट तरीके से भी बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है बड़ों से, क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन ज़्यादा फाइट करते हैं। तो सफ़ेद खून जो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं वो बच्चों में ज़्यादा रहता है, ये पर्टिकुलरली एज ग्रुप में, ये एज ग्रुप में। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जो एक रिसेप्टर्स होता है जो कोई भी नए वायरस को मतलब जब बॉडी में एंटर होता है तो वो रिसेप्टर के ज़रिए हमारी बॉडी में गेट की तरह रहता है वो, तो बॉडी में एंटर होता, तो वो रिसेप्टर बच्चों में कम है, तो जिसकी वजह से बच्चे साइंस और सिम्टम्स जो कि खांसी जुकाम बुखार वगैरह उन बच्चों में कम होता, मगर बच्चों में ये बीमारी है। और ये बच्चे जब मतलब कम सिम्टम्स होते तो हमारी तरफ से लापरवाही होती, जैसे कि घर वालों बोलते हैं कि बच्चे को कुछ है नहीं, कोई आ गया अब घर में किसी को है कोविड पॉजिटिव है तो दूसरे बच्चे डेवलप नहीं करेंगे, मगर उनके पास मिनिमम तरीके से ये वायरस अगर है वो लोग सिम्टम्स नहीं वो कर रहे हैं, पर दूसरे एल्डरली पेशेंट्स के लोगों के पास जा रहे हैं तो उनके पास ये बीमारी आसानी से स्प्रेड होती। तो ये बच्चे क्या है एक बहुत आसान ज़रिया है बीमारी फैलने का, तो यहाँ पर हमको मेन प्रिकॉशन लेना है, इसलिए बच्चों को बचा के रखना है। अब ये हमको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मदर्स प्राइमरी केयर टेकर्स रहते बच्चों के, बच्चे पूरा टाइम माँ के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो बच्चों को अपना हाथ सही से धोना सिखाएं। तो बहुत अगर पानी और साबुन सबसे बेस्ट है, 20 सेकंड तक आराम से अच्छे से लादर करके पूरी तरफ से आगे पीछे उंगलियों के बीच में फिंगर टिप्स पे थंब और रिस्ट तक पूरे अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक आप साबुन रगड़ के हाथ धोना। चलो जहाँ पर पानी आपको अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़र उसी सेम तरीके से आपको आगे पीछे उंगलियों के बीच में थंब वगैरह लगा के पूरी तरीके। कुकटपल्ली के इलाके निज़ामपेट में ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम चलाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में ASI शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक निज़ामपेट रघुपरा रेड्डी फंक्शन हॉल के करीब पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चला रहे थे कि इस दौरान ASI महिपाल रेड्डी की कार एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ASI जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज।